अरावली की काली परछाइयों के बीच रात जैसे सांस रोककर खड़ी थी। हवा में रेत का महीन कंपन था और चंबल के बीहड़ों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे धरती स्वयं आने वाले रक्तपात को महसूस कर रही हो। दूर कहीं मशालें टिमटिमा रही थीं। उन मशालों के बीच खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसकी देह घावों से भरी थी, पर जिसकी आत्मा अभी भी वज्र की तरह अटूट थी। राणा सांगा। उसकी एक आंख युद्धों की बलि चढ़ चुकी थी, एक हाथ कई घावों की स्मृति लिए कठोर हो चुका था। शरीर पर असंख्य कटों के निशान थे, लेकिन चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, केवल संकल्प। वह अपने घोड़े के पास खड़ा क्षितिज को देख रहा था। उसके पीछे राजपूत सरदार मौन खड़े थे। किसी को शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। सब जानते थे सुबह रक्त से रंगी होगी। दिल्ली में उसी समय दरबार में हलचल थी। इब्राहिम लोदी का चेहरा क्रोध से तप रहा था। खटोली की चोट अभी भी उसके गर्व को चुभ रही थी। उसके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह सत्ता का प्रश्न था। यदि सांगा को अभी नहीं रोका गया तो राजपूताना की ज्वाला दिल्ली तक पहुंच जाएगी। उसने नक्शे पर बाड़ी की ओर उंगली टिकाई। चंबल के किनारे स्थित वह स्थान उत्तर भारत की नसों जैसा था। जो उसे नियंत्रित करे वही शक्ति का प्रवाह नियंत्रित करे। इस बार लोदी ने कहा, कोई चूक नहीं होगी। सैकड़ों घुड़सवार, भारी पैदल सेना, युद्ध हाथी, अफगान सरदार सब जुटने लगे। ढोल की गूंज दिल्ली की गलियों से निकलकर मैदानों की ओर बढ़ चली। सुबह की पहली किरण के साथ धूल का गुब्बार क्षितिज पर दिखाई दिया। राजपूत शिविर में नगाड़े बज उठे। केसरिया ध्वज हवा में लहराया। सांगा ने अपने कवच को कसकर बांधा। एक सैनिक ने पूछा, राणा, आज संख्या हमारे विरुद्ध है। सांगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संख्या से इतिहास नहीं बदलता, साहस से बदलता है। मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हवा भारी थी। कुछ पल के लिए समय स्थिर सा हो गया। फिर अचानक तीरों की पहली वर्षा हुई। ढालों पर धातु की टंकार गूंजी। घोड़े चीखे। युद्ध आरंभ हो चुका था। राजपूतों ने सीधा धावा बोला। तलवारें सूर्य की रोशनी में चमकीं। अफगान घुड़सवारों ने पलटवार किया। हाथी आगे बढ़े। धरती कांपी। धूल और रक्त मिलकर आकाश को धुंधला करने लगे। सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में था। एक तीर उसके कंधे में आ लगा। उसने बिना रुके उसे तोड़ दिया। रक्त बहने लगा, पर उसका घोड़ा और तेज दौड़ा। उसने एक अफगान सरदार को सीधी टक्कर में परास्त किया। उसके वार में थकान नहीं, केवल ज्वाला थी। युद्ध घंटों तक चलता रहा। दोपहर तक सूर्य रक्तिम हो चुका था। राजपूत पंक्ति एक क्षण को डगमगाई। लोदी ने अवसर देखा और अपने श्रेष्ठ दस्ते को दाएं मोर्चे से घुमाकर घेराव का आदेश दिया। अफगान सेना ने आक्रामक घेरा बनाना शुरू किया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो राजपूत सेना टूट जाएगी। तभी सांगा ने संकेत दिया। बीहड़ों में छिपी टुकड़ियां अचानक निकल पड़ीं। पीछे से हुआ प्रहार लोदी की सेना को चीर गया। हाथियों में भगदड़ मच गई। धूल का तूफान उठा। लोदी ने पहली बार भय महसूस किया। सांगा घायल था, पर खड़ा था। उसने अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। केसरिया ध्वज आगे बढ़ा। हर हर महादेव की गर्जना ने मैदान हिला दिया। अफगान सेना पीछे हटने लगी। आदेशों की आवाजें घबराहट में बदल गईं। ढोल की ताल बिखर गई। सूर्यास्त तक मैदान पर राजपूतों का नियंत्रण था। धूल बैठी तो केवल कराहें शेष थीं। रक्त से भीगी धरती पर सांगा धीरे धीरे चला। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी सांस भारी थी, पर आंख में संतोष की चमक थी। यह केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह उत्तर भारत में एक संदेश था। दिल्ली अजेय नहीं है। रात को चंबल किनारे अग्नियां जलीं। घायल सैनिकों की मरहम पट्टी हुई। सांगा अकेला बैठा दूर जलते हुए क्षितिज को देख रहा था। उसके सरदार ने कहा, आज आपकी शक्ति और बढ़ गई है। सांगा ने उत्तर दिया, शक्ति नहीं, जिम्मेदारी बढ़ी है। उसकी दृष्टि दूर भविष्य पर थी, जहां और भी बड़े युद्ध प्रतीक्षा कर रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। चंबल के किनारे जलती अग्नियों की रोशनी रात के अंधकार को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। धुएं की लकीरें आसमान में उठतीं और फिर हवा में विलीन हो जातीं, जैसे युद्ध की चीखें इतिहास में खो जाती हैं पर मिटती नहीं। बाड़ी का मैदान अभी भी रक्त से भीगा था। घायल सैनिकों की कराहें धीमी हो चुकी थीं, पर हवा में लोहू की गंध गाढ़ी थी। राणा सांगा अपने शिविर से बाहर निकले।
कवच उतारा नहीं गया था, घावों से रक्त रिस रहा था, पर चेहरे पर विचलन नहीं था। उनके सामने युद्ध भूमि फैली थी, विजय की कीमत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनके सबसे विश्वास पात्र सरदार पास आए। राणा, विजय पूर्ण है। लोदी की सेना पीछे हट चुकी है। सांगा की दृष्टि स्थिर रही। विजय पूर्ण तब होती है जब शत्रु का अभिमान टूटे। सेना भागी है, पर उसका घमंड अभी जीवित है। दूर बचे हुए अफगान सैनिक अपने घायल साथियों को लेकर पीछे हट रहे थे। इब्राहिम लोदी स्वयं अपमान से जल रहा था। उसका चेहरा धूल और क्रोध से भरा था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार युद्ध भूमि देखी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा यह राजपूत केवल एक क्षेत्रीय शासक नहीं, बल्कि उत्तरी भारत की शक्ति संतुलन को बदलने वाला तूफान है। दिल्ली लौटते समय लोदी के दरबार में सन्नाटा था। कोई उसकी आंखों में देखने का साहस नहीं कर रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अपना मुकुट फेंक दिया। एक घायल राजपूत मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आवाज दरबार की दीवारों से टकराई। एक सरदार बोला, जहां पनाह, सांगा के पीछे पूरा राजपूताना खड़ा है। लोदी की आंखों में संशय की पहली झलक आई। उसे समझ आ गया था कि यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं, यह मनोबल का युद्ध है। उधर मेवाड़ में उत्सव था, पर सांगा मौन थे। महलों में दीप जले, पर उनके कक्ष में अंधेरा रहा। उनके शरीर पर पट्टियां बंध रही थीं। एक वैद्य ने धीरे से कहा, महाराणा, शरीर विश्राम मांगता है। सांगा मुस्कुराए। शरीर थकता है, प्रतिज्ञा नहीं। उनके मन में एक गहरी रणनीति आकार ले रही थी। बाड़ी की विजय ने राजपूताना के बिखरे सरदारों को एक सूत्र में बांध दिया था। संदेश चारों दिशाओं में गया। सांगा खड़ा है। छोटे छोटे किले जो अब तक दिल्ली की छाया में थे, अब मेवाड़ की ओर देखने लगे। चंबल के पार गांवों में किसान चर्चा करने लगे, दिल्ली की सेना हार सकती है। यह विचार ही साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त था। कुछ ही महीनों में सांगा ने सीमाओं को और मजबूत किया। नए गठबंधन बने। राजपूत संघ का स्वरूप और संगठित हुआ। हर दरबार में एक ही प्रश्न था, क्या दिल्ली अब अजय नहीं रही? इब्राहिम लोदी ने प्रतिशोध की योजना बनानी शुरू की। उसने अफगान सरदारों को पुनः संगठित किया, नई भर्ती की, हथियारों की आपूर्ति बढ़ाई। पर उसके मन में एक भय था। सांगा युद्ध भूमि में केवल बल से नहीं, रणनीति से जीतता है। रातों को लोदी को बाड़ी की वह छवि दिखती, धूल में खड़ा रक्त रंजित सांगा जो गिरते हुए भी आगे बढ़ रहा था। वह दृश्य उसके आत्मविश्वास को काट रहा था। इधर सांगा ने एक सभा बुलाई। विशाल प्रांगण में मशालें जली थीं। सभी प्रमुख राजपूत शासक उपस्थित थे। सांगा ने धीरे धीरे सभा को देखा। आज बाड़ी की विजय हमारी है, उन्होंने कहा, पर यह अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि हम बिखरे रहे तो दिल्ली फिर उठेगी। यदि हम एक रहे तो इतिहास बदलेगा। सभा में गूंज उठी उस क्षण केवल एक राज्य नहीं, एक विचार जन्म ले रहा था, राजपूत महासंघ का। समय बीतता गया। बाड़ी का युद्ध केवल स्मृति नहीं रहा, वह प्रतीक बन गया। व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए, मेवाड़ की प्रतिष्ठा बढ़ी, उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। पर क्षितिज पर एक और तूफान आकार ले रहा था। दिल्ली की कमजोरी की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। मध्य एशिया में बैठा एक और महत्वाकांक्षी शासक हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। इतिहास की अगली चाल तैयार हो रही थी। सांगा रात को किले की प्राचीर पर खड़े आकाश देख रहे थे। घाव भर रहे थे, पर आत्मा सजग थी। उन्हें आभास था, बाड़ी केवल प्रस्तावना थी। आने वाले वर्षों में उससे कहीं अधिक भीषण संघर्ष उनका इंतजार कर रहे हैं। हवा में ठंडक थी। नीचे सैनिक अभ्यास कर रहे थे। दूर कहीं शंख बजा। सांगा ने धीरे से कहा, जब तक इस भूमि पर अन्याय की छाया है, तलवार म्यान में नहीं जाएगी। चंबल की लहरें शांत थीं, पर इतिहास की धारा अब तीव्र हो चुकी थी।